नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या यूपी की तरह, उत्तर प्रदेश की तरह गुजरात में भी बीजेपी को हराया जा सकता है? और अगर गुजरात और यूपी में इंडिया अलायंस बीजेपी को हरा देती है, तो क्या फिर मोदी जी के लिए सत्ता में बरकरार रहना बहुत मुश्किल होगा? मतलब मेरा यह है कि यूपी प्लस गुजरात इज इक्वल टू बीजेपी साफ। अब ये जो साफ फार्मूला है, यूपी प्लस गुजरात इज इक्वल टू बीजेपी साफ, ये फार्मूला दोस्तों मेरा नहीं है। ये जो फार्मूला है ये इन साहब का है। जी हाँ, राहुल गांधी साहब का ये फार्मूला है जिसको बार बार पिच कर रहे हैं आजकल। और इस फार्मूले को जिसने बनाया, जिसने इन्वेंट किया, इस फार्मूले को जिसने इजाद किया, वो ये साहब है, अखिलेश यादव। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि आजकल राहुल गांधी बार बार वो यूपी और गुजरात की ही बात क्यों कर रहे हैं? चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे लखनऊ हो, सिर्फ और सिर्फ उनका फोकस यूपी गुजरात पर क्यों? इतनी अहमियत क्यों इन दो राज्यों को दी जा रही है? क्या मोदी जी का जो असली बेस है, मोदी और शाह का जो असली बेस है, आधार है, फाउंडेशन है, वो ये दो राज्यों में, गुजरात में और उत्तर प्रदेश में? जैसे कहावत है कि राजा की जान तोते में होती है, तो क्या यूपी में और गुजरात में ही सारी जान है? और अगर इन दो राज्यों से मोदी जी सत्ता से बेदखल किए गए, तो क्या वाकई सड़क पर आ जाएंगे मिस्टर मोदी? अब दोस्तों, बड़ी खबर पर आने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप मुझे चंद सेकंड दीजिए तो ये फार्मूला मैं समझा देता हूं। और ये जो गोल्डन फार्मूला है, या मोदी जी का मंत्र है, जिसके बदौलत वो सत्ता में आए 2014 में, फिर 19 में, अब 24 में भी आ गए। इस मंत्र को अगर आपने समझ लिया, जान लिया, तो मोदी और शाह का सारा खेल समझ गया सत्ता का। अब दोस्तों, केस स्टडी के तौर पे जरा 2014 में जब पहली बार मोदी जी सत्ता में आए प्रचंड बहुमत के साथ, उसकी केस स्टडी जरा देखते हैं। 2014 में मोदी जी ने दो बेस अपने बनाए। एक बेस उनका जो गृह राज्य था गुजरात, वहां पर रखा, और एक नया बेस क्रिएट किया उन्होंने उत्तर प्रदेश में, जहां साल भर पहले 2013 में ही उन्होंने अमित शाह अपने चाणक्य को वहां स्थापित कर दिया था उत्तर प्रदेश में। और यही नहीं, वो खुद गुजरात की जगह बनारस आ गए। बड़ौदा से लड़े, लेकिन बनारस से भी लड़े वो। यानी मोदी ने अपना रण क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश को बनाया। चाणक्य जो उनके साई की तरह साथ रहते हैं, उनको सारा का सारा प्रभार दे दिया उत्तर प्रदेश का। एक नया बेस क्रिएट किया, और जो पुराना बेस था गुजरात, वो मोदी ने अपने पास रखा। अब नतीजा देख लीजिए क्या हुआ। यूपी में 73 सीट, 71+2, 73 सीट 80 में ले गए वो। गुजरात में 26 की 26 सीट ले गए। कुल मिलाकर इन दो राज्य से, जो दो बेस थे, 99 सीट ले गए। ऑलमोस्ट 100 सीट, 100 से खाता खोल दिया मोदी ने। अब दोस्तों, मोदी और शाह की जो स्ट्रैटेजी थी, वो स्ट्रैटेजी सिर्फ गुजरात और यूपी को एक बेस की तरह यूज करने की नहीं थी, बल्कि आप कह सकते हैं कि वो एक एपी सेंटर था, वो एक केंद्र बिंदु था जिसका असर पड़ोसी राज्यों में भी हुआ। यानी गुजरात का असर 2014 में राजस्थान में भी हुआ, इंपैक्ट आया पड़ोसी राज्य में। 25 में 25 सीट जीत ली। मध्य प्रदेश जो बगल में सटा हुआ है गुजरात से, 29 में 27 जीत ली। और नीचे अगर आप आएंगे, महाराष्ट्र 48 में से 41 सीट जीत ली। यानी कुल मिलाकर 119 सीट जीत ली उन्हें। और जो महाराष्ट्र की सीट थी वो बीजेपी प्लस शिवसेना थी। इसी तरह से अगर उत्तर प्रदेश देखें, तो उत्तर प्रदेश अगर एपी सेंटर है, तो उसका प्रभाव उत्तराखंड में भी था, जो कभी उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा था। बगल में हिमाचल प्रदेश में था। यूपी से सटे दिल्ली में भी उसका असर था, बगल में हरियाणा में भी था। और इधर अगर आप पूर्वांचल देखें यूपी का, तो बिहार में भी असर था। और मोदी जी इसीलिए बनारस से लड़े कि बिहार तक भी असर डाल सकें, और उनको सफलता मिली। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 73 सीटें, 71+2 उन्होंने यूपी से जीती। उत्तराखंड में 5 की 5 निकाल गए, हिमाचल में भी निकाल ली, हरियाणा में 10 ले गए, दिल्ली में भी सुपड़ा साफ कर दिया, बिहार में 31 सीट ले गए। कुल मिलाकर यूपी को अगर आप एपी सेंटर देखें, तो इस इलाके से 130 सीट मिली।
और अगर ये दोनों एपी सेंटर आप जोड़ दीजिए, गुजरात और उत्तर प्रदेश, तो 249, 249 यानी ऑलमोस्ट 250 सीटें इन दो बेस, ये जो दो नए बेस, एक पुराना बेस और एक नया बेस, गुजरात और यूपी के बदौलत मिली 250 सीटें। अब दोस्तों, अगर मैं निष्कर्ष निकालूं इस स्ट्रैटेजी का मोदी और शाह का, तो आप कह सकते हैं कि यूपी और गुजरात मोदी जी का जीत का आधार रहा, 14 में भी 19 में भी। लेकिन इस बार 240 पर मोदी जी इसलिए आ गए, 272 का आंकड़ा नहीं छू पाए, क्योंकि इसमें एक राज्य जो है यूपी, वो गड़बड़ा गया। वो गणित अखिलेश यादव ने गड़बड़ा दी। कहाँ 71 सीट अपने बूते पे जीती थी, फिर 62 सीटें जीती, इस बार 35 से भी नीचे चले गए। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि यूपी में जो झटका खाया, उसने मोदी जी को कुर्सी से ऑलमोस्ट उतार दिया। अगर नीतीश और नायडू का साथ ना मिलता तो मोदी जी आज कुर्सी पर नहीं होते। और दोस्तों, शायद इसी बेस को तोड़ने के लिए, मोदी के जो दो बेस हैं, ओल्ड बेस एंड न्यू बेस, गुजरात और उत्तर प्रदेश को तोड़ने के लिए पूरी तरह से फोकस है राहुल गांधी। हर जगह वो यही बात कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। एक दिन पहले क्या कहा उन्होंने गुजरात में। चैलेंज क्या है गुजरात के चुनाव में? मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी, और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। एंड द बिग क्वेश्चन, सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि क्या मोदी को गुजरात में और उत्तर प्रदेश में हराया जा सकता है? हालांकि उत्तर प्रदेश में तो झटका खा ही चुके हैं इस बार, गुजरात में क्या हराया जा सकता है? और आज एक मेहमान जो है बहुत खास है, बहुत ही खास है, जय नारायण व्यास। और जय नारायण व्यास साहब मुंबई IITian हैं, IIM अहमदाबाद से भी डिग्री ले रखी है, लॉ की भी डिग्री है, और सबसे बड़ी डिग्री मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो जय नारायण व्यास हैं, ये मोदी जी के साथ कैबिनेट मिनिस्टर थे। जी हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर थे, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर थे। और लोग कहते थे कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो यही मुख्यमंत्री बनेंगे अगले। खैर, मोदी जी का जैसा स्वभाव है, जय नारायण व्यास अब मोदी जी के साथ नहीं है। लेकिन हाँ, जय नारायण व्यास ने बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं गुजरात के बारे में। और गुजरात के बारे में व्यास साहब का जो तजुर्बा है, उनको मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट कहा गया। कभी वो मोदी की रणनीति बनाया करते थे। आज उन्होंने बहुत कुछ बोला है कि यस, मोदी और शाह को हराया जा सकता है गुजरात में, क्योंकि मोदी जी का जो सूरज है वो धीरे धीरे अब ढलान की तरफ है गुजरात में। और अमित शाह अपने आप में सूरज नहीं है, वो चांद हैं, वो सूरज से चमकते हैं मोदी के। बहुत कुछ कहा है, उसको गौर से सुनिएगा। और हमारे साथ जो हैं वो प्रोफेसर रविकांत होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात है तो फिर बिना रविकांत जी की बात पूरी कैसे होगी। आज की बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल वही कि क्या गुजरात में हराया जा सकता है, और उत्तर प्रदेश में जो जीत है इंडिया अलायंस की, इसको रिपीट किया जा सकता है? और अगर दोनों चीज़ें हो गई तो फिर होगा क्या? ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चलते हैं जय नारायण व्यास साहब के पास, मोदी जी के पुराने साथी अब नहीं है, और प्रोफेसर रविकांत जी के पास। मेरा जो पहला सवाल है वो प्रोफेसर साहब आपसे, और मेरा सवाल एकदम डॉट है, एकदम जहां पर आप कह सकते हैं कि सीधे सीधे तीर निशाने पर लग रहा है। क्या इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी और अखिलेश, जिन्होंने कामयाबी हासिल करी लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, बीजेपी को 40 से नीचे लिया है, क्या आपको लगता है डॉक्टर साहब कि ये जो सिलसिला है ये सिर्फ लोकसभा तक था, या ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, बीजेपी अभी और कमजोर होगी और इंडिया अलायंस अल्टीमेटली 2027 में सरकार बना सकती है, उत्तर प्रदेश से योगी को आउट कर सकती है? देखिए दीपक जी, जो आपने कहा कि मेरा डॉट सवाल है, मुझे लगता है इस समय राहुल गांधी का लक्ष्य एकदम अर्जुन वाला है कि हमें उत्तर प्रदेश और गुजरात ये दोनों ही किले भेदने, ये ऐलान उन्होंने किया है। और उत्तर प्रदेश इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक तो सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें,
दूसरा, देश का सबसे बड़ा सूबा और राम मंदिर की आंदोलन की जन्मभूमि एक तरह से, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने का मतलब है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि इस इर्द गिर्द जो और दूसरे राज्य हैं वहां पर भी बीजेपी को कमजोर करना। मैं पूछ रहा हूं कि क्या बीजेपी को अब रोकने का सिलसिला शुरू हो गया है? जो हमने लोकसभा में देखा उत्तर प्रदेश में, क्या विधानसभा में वही देखने जा रहे हैं? क्या ये जो दलित और अति पिछड़ा और ओबीसी है, ये बीजेपी पर वापस लौट जाएगा या वापस लौटने वाला नहीं है? मैं उसी पर आ रहा था दीपक जी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर के जो नैरेटिव सेट किया, कास्ट सेंसस का मुद्दा, आरक्षण को बढ़ाने का मुद्दा, दलितों के आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा और पूरे सोशल जस्टिस के इश्यूज को उठा करके जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने माहौल बनाया था, जो नैरेटिव सेट किया था, संविधान बहुत बड़ा मुद्दा था। उस वजह से जो दलित है, अति पिछड़ा है, माइनॉरिटी है, ये तीनों समुदाय राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए। और मैंने उस बीच में ये भी कहा था, वो भी लोगों को नहीं यकीन हो रहा था कि राहुल गांधी की लोकप्रियता इस समय उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, मोदी से ज्यादा है। और पोस्ट पोल का सर्वे ये कहता है कि 36% लोग चाह रहे थे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और केवल 32% लोगों ने ही नरेंद्र मोदी को अपनी पसंद बनाया। क्या ये सिलसिला रुकेगा या आपको लगता है कि फिर से अमित शाह कामयाब हो जाएंगे, अति पिछड़ा अपने साथ ले आएंगे? कोई भाई नेता तो उनके साथ ही, संजय निषाद हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, दारा सिंह हैं उनके साथ, चौहान हैं, तो लोग तो हैं, ओबीसी और ईबीसी के लीडर तो हैं उनके पास। ये लीडर है लेकिन वोटर नहीं है, जनता नहीं है। जो ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को नहीं जिता पाए, अनुप्रिया पटेल कैसे करके जीती हैं ये सब जानते हैं। संजय निषाद का क्या हाल हुआ, दारा सिंह चौहान की हैसियत क्या है। अब ये चुके हुए नेता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को जिता नहीं सकते जब खुद नहीं जीत सकते हैं। मैं जरा व्यास साहब के पास जाऊंगा। व्यास साहब, आप तो मोदी जी की कैबिनेट में थे। एक समय ऐसा था जब मोदी जी आपकी बातें सुनते थे, आप उनको सलाह देते थे। अब चलिए खटपट हो गई, मैं उस खटपट पे नहीं जा रहा हूं आपकी और मोदी जी से, लेकिन मैंने तो आपको आज प्रोग्राम में इसलिए बुलाया संडे के दिन, और आपको शादी में जाना था फिर भी आप आए। मैं बहुत आभारी हूं अपने दोस्तों की तरफ से। मेरा छोटा सा सवाल है और मैं चाहूंगा छोटा सा जवाब। क्या आपको लगता है कि मोदी और अमित शाह से अब गुजरात के लोग ऊब रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? इज देयर द वोटर इज शिफ्टिंग, या अभी भी 80% गुजरात मोदी और अमित शाह के साथ ही है? सर, पहले तो हमें ये इंप्रेशन कुछ सुधारनी होगी। आप 2014 में चले जाइए जी, गुजरात असेंबली के उसके पहले जो इलेक्शन हुए तो कांग्रेस करीब करीब 70 से पार हो गई थी। उसके बाद उन ऑपरेशन लोटस के तहत वो तोड़ाफोड़ी करके उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत की, अलग बात। तो आप पहली बार भाजपा 100 से नीचे रही थी, तो ये पहली बार की बात है। दूसरी बार जो इलेक्शन हुए उसमें अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती, जिसने बहुत बड़े पैमाने पे वोट कटने का काम किया, जी हाँ, वोट तो यहाँ भी कांग्रेस 75-80 सीट के करीब आके रुकती। अच्छा, तो ये जो कांग्रेस की क्षमता है, सिवा की इस तरह के एक्सट्रेनियस फैक्टर्स आ जाए, है तो ये मानना कि भाजपा के लिए सब बिल्कुल ठोस सा यहाँ है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का मत बढ़ा है और भी बढ़ेगा, क्योंकि जो जिस तरह की दो सरकारें आई, रूपानी सरकार और अभी ये चल रही है भूपेंद्र पटेल की सरकार, बिल्कुल निकम्मी सरकार का वो विरोध प्राप्त कर चुकी है। तो ये माहौल तो है। अब ये आप कैसे मतपेटी तक ले जा सकते हैं, वो मैं कहूंगा कि गुजरात तैयार है। और ये दोनों अच्छी बात राहुल जी ने कही है, क्योंकि मर्म स्थान है
किसी को भी युद्ध में नहीं, नहीं। पराजित करना है तो व्यास साहब, मर्मस्थान व्यास साहब, पे घा करो तो हो व्यास साहब, जाएगा। व्यास साहब, व्यास साहब, एकदम आपने सही कहा कि पोटेंशियल है कांग्रेस में। कांग्रेस ने पहले भी परफॉर्मेंस अच्छा दी, ये मैं इससे सहमत हूं। मेरा सवाल जी। क्या है, मेरा सवाल यह है कि हम लोग गुजरात को, हम लोग दिल्ली में बैठ के, हमको लगता है गुजरात मतलब मोदी, ऐसा हम लोग को ना ना मतलब ना 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 प्रोजेक्शन है। ना ना मैं पूछ रहा हूं कि गुजरात में क्या मोदी का विरोध भी है? क्या वहां पर एक वोटर का तबका है जो मोदी को लाइक नहीं करता, या मोदी की के भक्त अभी भी गुजरात में सबसे ज्यादा हैं? कितने लोग अभी भी देखिए, आपको लगता है कि आंख बंद करके मोदी को ही वोट देते हैं, या गुजरात बदल हाँ, रहा है? लाइक किसी भी इतने बड़े समय से कोई नेता रहेगा तो उसका खुद का एक पर्सनल लाइकिंग का सर्कल बन जाता है। तो मोदी जी के भी कुछ भक्त लोग हैं जो अमावस्या के दिन भी जिनको चंद्रोदित होते हुए दिखाई देता है, मगर जी। वो अब उतने नहीं रहे। इनको भी आईना दिखाने वाले लोग अब मैदान में आ गए हैं। तो ये जो था एक जमाने में वो अभी नहीं रहा। दूसरी बात, अब इंडिया गठबंधन एक होके लड़ेगा, यानी कि कांग्रेस का जो वोट बढ़ जाता था कांग्रेस और ये इंडिया गठबंधन की पार्टियों के साथ, वो नहीं बटेगा। और ये नहीं बटेगा तो 100% भाजपा के सामने कांग्रेस विजयी होगी। 100 से ऊपर सीट निकालने की क्षमता इंडिया गठबंधन की हैसियत से लड़े तो इनमें है, आज भी है। चाहे कांग्रेस का जो जो संगठन है यहाँ का, इट लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। काफी क्या चीजें इसमें गड़बड़े हैं। व्यास साहब, आप तो सरकार में कई बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे, और कांग्रेस में भी आपकी तूती बोलती थी, फिर बीजेपी में भी तूती बोलती थी, और आप एक बहुत सफल, बहुत कामयाब एक स्ट्रैटेजिस्ट पॉलिटिशियन माने जाते हैं। और इसीलिए मोदी जी ने कहा कि भाई ये तो मेरे गुरु हैं। व्यास साहब, आपको तो गुरु बताया। तो मैं गुरु जी से सवाल कर रहा हूं कि भाई जो चेला है, मतलब मोदी जी, क्योंकि आप गुरु हैं, क्या आपको लगता है कि मोदी जी की जो ग्रिप है वो ढीली हो रही है? अमित शाह की ग्रिप गुजरात पे ढीली हो रही है, ऐसा आपको लगता है जब आप लोगों से मिलते हैं? शर्मा जी, पुत्रात शिष्यात इच्छेत पराजय। पुत्र और शिष्य ऐसे होने चाहिए जिससे आपको पराजय मिले। तो मोदी जी अब अपनी जो जो ऊंचाई थी वो हासिल कर चुके हैं। अमित शाह अच्छा। को मैं मोदी की कैटेगरी में नहीं रखूंगा। क्यों प्रशांत क्यों? शाह अरे ने भैया, क्या बात कर रहे हैं साहब? प्रशांत प्रशांत अरे नाम के साहब, ये क्या बात एक कर रहे हैं? आप कह रहे हैं सोकॉल्ड, कि अमित, आप सुनो आप तो क्या बात सही कर रहे मेरे हैं? मैं हाँ। आप सुनो तो सही। किशोर नाम के एक सोकॉल्ड सेफोलॉजिस्ट ने बोला था कि अमित शाह इज ए हाईली रेटेड बूथ मैनेजर, इससे आगे कुछ नहीं है। बूथ तो मैनेजर। सर, ये इंडिपेंडेंटली अगर आप मोदी जी को हटा लीजिए और एक ही नाम पे चुनाव लड़िए तो आपको पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी हो जाए, पानी का पानी हो जाएगा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन ही ताकत है। कॉम्बिनेशन नहीं रहा तो ताकत नहीं है, पहली बात। दूसरा, उनके सामने का जो जो मत था आज तक बटा बटा करता था, 35%, 40% पे वो सरकार बना रहते थे। अब 60% मत जब सामने है, तब उतनी ही सीट चुना के ले आना उनके लिए आसान नहीं होगा। जी। मैं तो आज भी कहता हूं कि अगर आज चुनाव हो और कांग्रेस का जो संगठन है वो अपने नाम पे खरा उतरे, तो आज भी कांग्रेस गुजरात में सत्ता का सिंहासन प्राप्त कर सकती है। यानी एक इंडिया सवाल, गठबंधन की बात कर रहा हूं मैं। मैं आ रहा हूं प्रोफेसर साहब के पास में, एक सवाल और आपसे पूछना चाह रहा हूं। ये जो आंकड़े मैं देख रहा था 2024 के, जो 4 जून को आए थे, उसमें कांग्रेस ने वहां पर बनसकाठा सीट जीती लोकसभा की। पाटन जी कांग्रेस जीतते जीतते रह गई। साबरकांठा में भी फाइट टफ थी। जूनागढ़ भी कांग्रेस चाहती, जोर लगाती, जीत सकती थी। आनंद में कैंडिडेट अच्छा होता तो कांग्रेस वहां भी हारते हारते, मतलब जीतते जीतते हार गई। और भरूच, जो अहमद पटेल का गढ़ है, यहां पर भी कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। यानी 1 2 3 4 5 6, एक सीट जीती, 5 सीट जीत सकती थी। क्या वाकई 5 सीट और जीत सकती थी? आपको लगता है कुछ कांग्रेस से बिल्कुल। गलतियां हुई? अगर ये मैं गलतियां नहीं होती तो कांग्रेस इस बार 6 सीट जीत सकती थी, ऐसा लगता है? मैं ये कहूंगा, मैंने शुरू से कहा है, आपसे भी जब बात हुई तब तब मैंने कहा था 4 ± 2, 4 सीट में बिल्कुल पक्की गिनता था।
पाटन पक्की गिनता था। पाटन, आई एम इवन टुडे एबल टू मेक दिस स्टेटमेंट कि पाटन मैनेजमेंट की वजह से मतलब आप उम्मीदवार कह रहे हैं हारे। कि कुछ सीटों पे खेल हुआ है? खेल हुआ है नहीं, कुछ कुछ जो परिपक्वता दिखनी चाहिए वो नहीं दिखी है, और उसके नहीं रीजन नहीं, है। मतलब वहां पर कुछ खेल हुआ है जिसकी वजह से कांग्रेस हार गई, वरना जीत सकती थी। जीत मैं सकती ईवीएम थी। की बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्यास नहीं, साहब ये पूछ रहा ईवीएम हूं को कि छोड़ क्या वहां। दीजिए ना, हम ईवीएम को अभी टच ही नहीं करते। ये ईवीएम के होते हुए भी 4 सीट कांग्रेस जीतेगी मिनिमम, ये मेरा आत्मविश्वास था, और धरातल पे कंडीशंस भी ऐसी थी। कहाँ कोताही हुई कैंडिडेट के खुद से, वो आत्मविश्वास में कुछ ज्यादा रहे, कहीं नहीं, वो कोताही तो हुई खैर संगठन से, मैं संगठन से। बिल्कुल, वो तो आप सही कह रहे हैं कि कैंडिडेट कमजोर थे। वो तो राहुल गांधी ने अहमदाबाद में वर्कर से कहा कि भाई 2 तरह के घोड़े हैं हमारे यहाँ, एक शादी का घोड़ा है, रेस का घोड़ा है। हमने शादी के घोड़े कई जगह उतार दिए, जिसकी वजह से बारात पहुंच ही नहीं पाई। ये तो 6 जगह रेस के घोड़े उतारे थे। जी जी जी, हाँ सही कह रहे हैं आप कि 6 जगह मजबूत कैंडिडेट उन्होंने दिए थे। मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ अमित चावड़ा, फॉर्मर प्रेसिडेंट। मैं मैं देन आ रहा हूँ व्यास साहब, आ रहा हूँ आपके पास। जरा मैं प्रोफेसर साहब के पास जा रहा हूँ। प्रोफेसर साहब से कुछ मैं कुरेद कुरेद के पूछना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा बता नहीं रहे हैं जी। प्रोफेसर साहब खुलकर। प्रोफेसर साहब ये बताइए मुझे कि अगर राहुल गांधी और अखिलेश, ये दोनों जिस तरह से भाई भाई का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, अगर ऐसे ही चलते रहे, कोई इनके बीच में कंफ्यूजन नहीं होता है, हालांकि मोदी जी चाह रहे हैं कि दोनों को लड़वा दें, इस बार लगा मुझे पार्लियामेंट में बार बार अखिलेश जी कर रहे थे मोदी जी, तो अगर दोनों के बीच में कुछ खटपट नहीं होती राहुल और अखिलेश के बीच में, हालांकि दोनों बहुत मैच्योर है, बहुत कूल माइंडेड हैं, अगर खटपट नहीं होती, दोनों एक ही घोड़े पे बैठ के चलते हैं और वो घोड़ा रेस का है, आपको लगता है कि अब योगी जी का समय आ गया है उत्तर प्रदेश में, और ये जो अगला इलेक्शन होगा इसमें जो नतीजे होंगे वैसे ही होंगे जो लोकसभा में है? दीपक जी, इसी तरह से अगर दोनों लोगों ने मेहनत की और वो नैरेटिव बना करके रखा, क्योंकि उत्तर प्रदेश कांशी राम की जमीन है, राम मंदिर आंदोलन भी एक बड़ा कारण रहा, लेकिन मूल रूप से वो कांशी राम की जमीन है। तो दलितों, पिछड़ों और माइनॉरिटी के बीच में सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स ही चलेगी। जातियों का समीकरण दुरुस्त अगर कर लिया, जैसे इस बार अखिलेश यादव ने अपर ओबीसी की कई जातियों को अच्छे टिकट दिए थे, यादव उन्होंने सिर्फ 5 दिए थे, वो भी परिवार के अंदर दिए नहीं। इसके अलावा माइनॉरिटी वोट उन्होंने टिकट कम किए थे, अति पिछड़ा पर कंसंट्रेट किया था। राहुल गांधी को तो खैर कांग्रेस को केवल 17 सीटें मिली थी, लेकिन विधानसभा में यही फॉर्मूला रहता है, दलित, अति पिछड़ा, ये 2 और माइनॉरिटी, ये कांग्रेस के साथ है, राहुल गांधी के साथ है। ये अगर बना रहता है तो फिर आप ये मानिए कि पत्ता साफ है योगी जी का। अखिलेश यादव को फिर कोई रोक नहीं सकता लेकिन एक चीज दोबारा यहाँ सीएम पूछूंगा, बनने से। नहीं ठीक है, लेकिन एक चीज ये पूछूंगा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी का कस्बे कस्बे में दफ्तर है, आप कहीं चले जाइए लाल टोपी वाले लोग दिख जाएंगे, खेतों की पगडंडी से निकलते हुए, छोटे छोटे बाजारों से निकलते हुए, लाल टोपी यूपी में हर जगह दिखती है। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि भाई समाजवादी पार्टी का लाभ कांग्रेस को भी मिला है? अगर कांग्रेस का लाभ थोड़ा बहुत मुस्लिम बटा नहीं, दलित थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि भाई अखिलेश यादव के साथ इस बार आया खुलकर, राहुल गांधी की वजह से आ गया, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को भी उतनी ही जरूरत है, बट कि मोर देन समाजवादी पार्टी, क्या कांग्रेस को अभी जरूरत है? क्योंकि कांग्रेस का ढांचा नहीं है उत्तर प्रदेश में, खत्म हो गया 30-35 साल में सब। बिल्कुल निश्चित रूप से उसे ऐसे मजबूत कार्यकर्ताओं की जरूरत है। आप रायबरेली का ही उदाहरण ले लीजिए। रायबरेली में राहुल गांधी के चुनाव के लिए सबसे ज्यादा जो उत्साहित कार्यकर्ता था वो समाजवादी पार्टी का था, जो झंडा और डंडा लेकर के चल रहा था। तो जिस झंडे और डंडे की जरूरत कांग्रेस पार्टी को है वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, और जिस लोकप्रियता की जरूरत है वो राहुल गांधी के पास है, जिस विश्वसनीयता की जरूरत है वो राहुल गांधी के पास है। अति पिछड़ा, नॉन जाटव, दलित और माइनॉरिटी,
ये 3 समाज ऐसे हैं जो राहुल गांधी के प्रति बेहद संवेदनशील है, बेहद संवेदनशील। अखिलेश यादव का ऑरा अपना माइनॉरिटी में तो है ही, अपर ओबीसी में बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। अगर जो सामाजिक समीकरण है उसको दुरुस्त कर लिया और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती से डटा रहा, राहुल गांधी सक्रिय रहे, जैसे हाथरस आए बराबर और रायबरेली है उनकी अब तो कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो फिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के वापसी में कहूंगा, भले ही वो भी कांग्रेस सपा के साथ है, मैं इसको वापसी के ही रूप में देखूंगा। सपा और कांग्रेस पार्टी का बेहतरीन ये कॉम्बिनेशन 27 में साइकिल और हाथ का पंजा यही चलेगा, यही चलेगा। मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, एक छोटा सा कमेंट मैं व्यास साहब से लेना चाहूंगा। व्यास साहब, आपने बड़ी अच्छी बात करी और मुझे कभी कभी लगता है कि आप नेता भी हैं, आप लॉयर वकील भी हैं, आप IIM अहमदाबाद में भी पढ़े हैं, आप IIT मुंबई के इंजीनियर भी हैं साहब। कभी कभी मुझे लगता है आप साहित्यकार भी रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप बोलते हैं ना कि साहब गुजरात में अमावस की रात में भक्तों को मोदी का चांद दिखता है, लेकिन आपने कहा ये संख्या कम हो रही है जिनको अमावस की रात में भी मोदी का चांद दिखता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपकी बातों से काफी कन्विंस हूं व्यास साहब कि मोदी और शाह का जो दौर है, आपने नाम दिया अमावस्या हो गई कि आपने जो कहा कि साहब मोदी और शाह का दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लोग गुजरात में उबने लगे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अब वाकई मोदी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ आ सकते हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आप तो पूरे पश्चिमी देश की राजनीति को समझते हैं। अगर गुजरात में बीजेपी का ये जो 30-35 बरस का जो स्ट्रक्चर है उसको अगर तोड़ देते हैं, उसको डिसमेंटल करते हैं राहुल गांधी, तो क्या इसका असर हम पड़ोसी राज्यों में भी देखेंगे? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश भी सटा हुआ है गुजरात से, राजस्थान भी सटा हुआ है, क्या इसका रिपल इफेक्ट होगा? अगर गुजरात में जो मोदी शाह का जो बेस है ये हिलता है, अगर यहां पर भूचाल आता है, तो क्या हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जो बॉर्डरिंग स्टेट्स है उसका इफेक्ट वहां तक जाएगा, बीजेपी के लिए नुकसान करेगा? जाएगा सर। और टॉरी इसके किस्से में क्या हुआ, 14 साल का शासन, उसका एक फटीग होता है। गुजरात में अभी बीजेपी शासन का फटीग दैट हैज स्टार्टेड, फटीग फैक्टर, और लोग हाँ, और लोग रीजन देखने लगे हैं। मैं फिर से आपको कहता हूं कि जिस तरह से मेरी धरातल की समझ है, इंडिया गठबंधन एकजुट होकर लड़े, ये समय भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह हारेगी कि किसी ने सोचा ना हो। किसी ने, बड़ी बात दोस्तों, कैबिनेट मिनिस्टर कई बार के गुजरात के मोदी जी की कैबिनेट में थे, मोदी जी के सीनियर हैं, और ये आज ऐसी बात कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बाकी जो वहां पर आदिवासी पार्टियां हैं, सब मिलकर अगर लड़ते हैं, एक यूनाइटेड अपोजिशन गुजरात में लड़ता है, वोट कटता नहीं है और अच्छे कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं, डरपोक किस्म के नहीं जिनको तोड़ लिया जाए, तो व्यास साहब कह रहे हैं कि बुरी तरह हार सकती है, बेस उखड़ सकता है मोदी शाह का। लास्ट क्वेश्चन प्रोफेसर साहब, बहुत छोटा सा जवाब मैं चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि सपा बसपा से ज्यादा खतरनाक अब ये राहुल अखिलेश वाला कॉम्बिनेशन हो गया है यूपी में? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, सपा और बसपा में एक अंकगणित तो बना था, लेकिन केमिस्ट्री नहीं बन पाई थी, क्योंकि जमीन पर पिछले 3 दशक में सपा वर्सेस बसपा पॉलिटिक्स हुई है, और हाथी भी बहुत कमजोर है जी। एक तो ये है कि मोदी जी के 10 साल का जो प्रभाव था, जो प्रकोप था, उसमें कांग्रेस पार्टी के प्रति राहुल गांधी ने जो दोनों यात्राओं के जरिए हासिल किया था, दलितों, अति पिछड़ों में, माइनॉरिटी में, वो प्लस अखिलेश यादव ने बहुत तेजी से अपने पार्टी के भीतर परिवर्तन किया, स्ट्रेटजी चेंज की है, और वो स्ट्रेटजी की कांग्रेस और सपा कैसे नजदीकी आए, कोई हील उज्जत नहीं, कोई संघर्ष नहीं, उस तरह के बयानबाजी नहीं, और बेहतरीन केमिस्ट्री आप राहुल और अखिलेश के बीच देखें, आंखों ही आंखों में जो ईश्वरों वाली बात है। और शायद इन दोनों ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश से तो पैर उखाड़ने हैं बीजेपी के। अगर आपको देश के सत्ता पर पहुंचना है तो फिर यहां से पैर उखाड़ने जरूरी। और ये जो केमिस्ट्री है, जो ऑब्वियस है कि अब अर्थमेटिक में भी चेंज हो रही है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश
मैं इसकी तरफ लोग देख रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश का जनमानस है वो इस जिसको कहते हैं दो लड़कों की जोड़ी की तरफ अब लोग देख रहे हैं। दो लड़कों में बिल्कुल सही कहा आपने कि सबसे पहले तो राहुल गांधी और अखिलेश की केमिस्ट्री बनी, और वो जो केमिस्ट्री बनने लगी तो उसने अरिथमेटिक यानी जो गिनती है बीजेपी की बिगाड़ी। और व्यास साहब ने कहा कि भाई जो अमावस की रात में यानी जो काली रात होती उसमें भी लोगों को चांद दिखता है मोदी का, वो अब मोह भंग की शुरुआत गुजरात में हो रही है। गुजरात भी एक ऐसे मुहाने पड़ा है जहां यूपी जैसा हाल देखने को मिल सकता है। सिर्फ इन्होंने दो तीन चीजें बताई हैं, और व्यास साहब ने जो कुछ कहा, इनका जो तजुर्बा है, कई बार के कैबिनेट मिनिस्टर, मोदी को समझते हैं, शाह को समझते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर कांग्रेस वाले देख रहे हो तो भाई व्यास साहब से जरूर बात करें, उनसे सलाह लें, सलाह लेनी चाहिए। इनका ये कहना है कैंडिडेट अच्छा रखिए, इकट्ठा होके लड़िए और मजबूती के साथ अपने संगठन को आगे बढ़ाइए, तो गुजरात में बाजी पलट सकती है। और डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं, प्रोफेसर साहब, कि अगर ये राहुल और अखिलेश एक घोड़े पर बैठे रहे, रेस का घोड़ा अगर चलता रहे, तो फिर योगी जी के लिए अब मुसीबत आने वाली है। आप दोनों मेहमान, दोनों ही अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट, मुझे लगता है कि आप दोनों की जानकारी, आप दोनों की इनपुट के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता है, इसलिए मैं भी बहुत ज्यादा क्रॉस क्वेश्चंस नहीं किए, दोस्तों के लिए छोड़ दिया मैदान कि आप जो कुछ आपने कहा दोस्त समझें। लेकिन एक बात साफ है कि राहुल गांधी का ये जो फॉर्मूला है कि गुजरात प्लस यूपी इज इक्वल टू बीजेपी, साफ अगर ये कारगर हुआ तो खेल पलट सकता है, मोदी का जो बेस है वो हिल सकता है। और ये दोनों सवाल को कहीं ना कहीं आप लोगों ने एंडोर्स किया है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा मुमकिन है, बशर्ते ऐसा ऐसा राहुल और अखिलेश करें। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया संडे के दिन समय निकालने का, और शादी छोड़कर एक आप आए हमारे साथ, व्यास साहब, मैं सैल्यूट करूंगा आपको। दो बार के कैबिनेट मिनिस्टर है ना, और आप IITian हैं, आप IIM अहमदाबाद, और फिर LLB और LLM, और फिर किताबें, और फिर मंत्री, इतना कुछ करने के बाद बिल्कुल अहंकार नहीं साहब, लगता नहीं कि इतनी बड़ी शख्सियत से हम बात कर रहे हैं। मोदी जी अगर इतनी सी चीज आपसे सीख गए होते तो आज वो बहुत डटे होते कुर्सी पर, प्रधानमंत्री की कोई हिला ना पाता। कुछ सीखा नहीं व्यास साहब आपसे उन्होंने। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया व्यास साहब फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया अपने दोस्तों की तरफ से कि आप शामिल हुए और प्रोफेसर साहब आए। थैंक यू। प्रोफेसर साहब नमस्कार।